हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यार बच्चों, अभी हम आप लोगों को क्लास 12 और क्लास 10 का ना जो कॉमन है ना सब्जेक्ट है ना, जो कॉमन टॉपिक है, उसका हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। और अभी तक आपको ऑब्जेक्टिव का 2 है ना वीडियो है ना यूट्यूब पे डाला जा चुका है, आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है? तो आज हम आपको ठीक ऑब्जेक्टिव का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? ये सब आपको क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी बिहार बोर्ड में है ना पूछा गया जितना भी ये मैंने आज क्वेश्चन लाया है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? तो उस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे, ठीक है? और पहले यानी प्रश्न के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट को भी सीखेंगे ताकि आपका और ज़्यादा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सिर्फ आपको बताया नहीं जाएगा कि ये इसका आंसर है, साथ में उसका आपका है ना एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, है ना? प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाए, ठीक है? तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10 के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये है। तो हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण में, तो दर्पण से जितना भी आपसे क्वेश्चन बनने वाला था एग्जाम में, जितना भी पूछा गया था क्वेश्चन, वो हम आपको इस वीडियो में डाल चुके हैं, ठीक है? आप इस वीडियो को देखें, 2 से 3 बार देखें और उस कंसेप्ट को क्या करें, अपने दिमाग में सेट करें, ठीक है? तो चलिए, तो हम लोग टॉपिक हम लोग का क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या चीज़ का पढ़ रहे हैं हम लोग, किरण प्रकाश की, जो क्लास 10 के लिए भी है और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी है, ठीक है? ये है। तो पहला क्वेश्चन का हम बात करें कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि निम्न में कौन छोटा प्रतिबिंब बनाता है? निम्न में कौन छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? तो बच्चों याद रखेंगे, अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, कि कौन छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन ऐसा दर्पण है जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है ना निम्न में कौन छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो अगर हम आपसे बात करें दर्पण में बात करें, तो दर्पण जो है ना, दर्पण थोड़ा सा रंग को चेंज कर देते हैं, तो इसी पे अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा इसका साइज को चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है? ये है, तो ज़्यादा लंबा हो गया, ये सही है, ठीक है? तो यहाँ पे तो अगर हम आपसे बात करें दर्पण के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं दर्पण, दर्पण के बारे में बात करें, ठीक है, दर्पण के, तो द मिरर में है ना, याद रखेंगे 3 आपको दर्पण पढ़ाया गया है, 3 आपको दर्पण पढ़ाया गया है, ठीक है? एक है आपका समतल दर्पण, एक आपका है समतल दर्पण, ठीक है, एक समतल दर्पण है, दूसरा है आपका है ना अवतल दर्पण, दूसरा आपका अवतल दर्पण है, तीसरा आपका उत्तल दर्पण, तीसरा आपका है उत्तल दर्पण, ठीक है? तीसरा आपका है उत्तल दर्पण। थोड़ा सा और पतला ले लेते हैं, ज़्यादा ये मोटा हो जा रहा है, ठीक है? ये ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो समतल दर्पण का अगर हम बात करें, समतल दर्पण का अगर हम बात करें, ठीक है, ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, ठीक है? ये तो समतल दर्पण का हम बात करें, तो समतल दर्पण जो है ना, समतल दर्पण जो होता है, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जब भी बनाएगा तो आपको सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो है ना, ये आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? ये केवल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और अवतल दर्पण का बात करें, तो अवतल दर्पण जो है ना, ये सब तरह का प्रतिबिंब बनाता है, यानी ये बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, ये छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, और ये वस्तु के बराबर यानी समान आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है। वही अगर आप हम बात करें उत्तल दर्पण के बारे में, तो उत्तल दर्पण जो है ना, केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है, केवल छोटा प्रतिबिंब, ये केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? तो अगर हम इस प्रश्न में था कि निम्न में कौन छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण भी बनाता है, ठीक है? इसलिए इसका आंसर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना मिस प्रिंट किया है ना, इसमें क्वेश्चन लिखना चाहिए था उसको कि निम्न में कौन केवल, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा केवल, ठीक है? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा केवल, निम्न में कौन केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया केवल छोटा प्रतिबिंब, तो केवल छोटा प्रतिबिंब जो है ना उत्तल दर्पण बनाता है, और कोई दर्पण नहीं, केवल छोटा उत्तल दर्पण जो है ना केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? यानी समतल दर्पण जो है वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा,
अवतल दर्पण जो है ना, ये बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब, ये तीनों बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो है ना, ये हमेशा हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये कभी भी बड़ा चाहे बराबर आकार का प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आपसे पूछे कि आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि निम्न में कौन है ना, निम्न में कौन केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ लिखा गया है कन्वर्जिंग मिरर यानी अभिसारी दर्पण। और आपको पता होना चाहिए अभिसारी दर्पण जो होता है ना, अभिसारी दर्पण को ही हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण को ही हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण केवल छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, समान आकार का प्रतिबिंब भी बनाता है। तो अवतल दर्पण है ना, केवल छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है ना अपसारी दर्पण। तो अपसारी दर्पण कहा जाता है उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण जो होता है ना, यानी अपसारी दर्पण जो है, ये केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रश्न था निम्न में कौन केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से हम समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन था कि निम्न में है ना, अगर सवाल पूछा जाता है कि निम्न में कौन छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब जो होता है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बनाता है। लेकिन सवाल है ना, सवाल पूछा गया था है ना, अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहता कि बी और सी तब सही ऐसा हो जाता, लेकिन ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब हमको एक ही यानी इस तीनों में से कोई एक ही दर्पण चुनना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया, मैंने लिखा निम्न में कौन केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो केवल छोटा प्रतिबिंब जो होता है ना, उत्तल दर्पण बनाता है। लेकिन वही सवाल रहता कि निम्न में कौन छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब जो है ना, उत्तल दर्पण भी बनाता है और अवतल दर्पण भी बनाता है। ठीक है, ये हो गया। तब इसका आंसर अवतल उत्तल दोनों पे टिक मारना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया गया कि निम्न में कौन केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो केवल छोटा प्रतिबिंब जो है वह उत्तल दर्पण ही बनाता है और कोई दर्पण नहीं बनाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया था ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, जब भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि हजामत बनाना हो या दाढ़ी बनाना हो या शेविंग मिरर का बात करें, तो शेविंग शब्द का इस्तेमाल करता है कि शेविंग मिरर बताइए। हजामत बनाने में, ठीक है, या दाढ़ी बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इस सब में इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, समय इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण का। लेकिन आपको फंसा के दिया, उसने क्वेश्चन डाला है लेकिन क्वेश्चन का क्या है, उसने फंसाया है। क्या दिया है? उसने दिया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का इस्तेमाल नहीं होता है। समतल दर्पण का इस्तेमाल जो होता है ना, कहाँ पे होता है? तो आपको याद कीजिएगा, पेरिस्कोप में, कैलिडोस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ ले क्या है? कन्वर्जिंग मिरर यानी अभिसारी दर्पण। और याद रखेंगे अवतल दर्पण को ही हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को है ना, याद रखेंगे, उत्तल दर्पण को हम लोग है ना अपसारी दर्पण कहते हैं। तो हजामत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण यानी अभिसारी दर्पण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन का हम बात करें कि सर्च लाइट है ना, सर्च लाइट में का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो याद रखेंगे, सर्च लाइट मतलब हो गया है ना, जब भी चोर निकलता है तो रात में पुलिस जो है ना एक लाइट लेके निकलता है बाहर, है ना, चोर को पकड़ने के लिए, तो उसको आता है सर्च लाइट है। तो उसी में पूछ रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो याद रखेंगे सर्च लाइट का है ना परावर्तक यानी टॉर्च का बात करें चाहे सर्च लाइट का बात करें, क्वेश्चन में पूछता है कि टॉर्च में कौन सा दर्पण होता है? टॉर्च में बात करता है, टॉर्च में, चाहे हेड लाइट में बात करता है, चाहे सर्च लाइट में बात करता है। फिर से सुन लीजिए, टॉर्च में बात करें, ठीक है, टॉर्च में बात करता है आपसे, अगर आपसे बात करता है कौन कौन? टॉर्च का, टॉर्च में कौन सा दर्पण होता है? नेक्स्ट, अगर आपसे पूछता है सर्च लाइट में, कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है? ठीक है, तीसरा वही पूछता है हेड लाइट में, गाड़ियों के हेड लाइट जो होता है, गाड़ियों के हेड लाइट में
कौन सा दर्पण होता है? तो बाबू इस तीनों में आपको याद रखना है, इस तीनों में आपको हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इस तीनों में अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तीनों में कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है। यानी आपको ये ट्रिक याद रखना है, आप ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिक याद रखेंगे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ना कैसा होता है? तो अवतल होता है। मतलब सर्च लाइट का है, टॉर्च का है, चाहे हेडलाइट का है, गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है ना? तो ये दर्पण प्रयोग होता है अवतल दर्पण, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो याद रखना माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है ना बाबू दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा को बोला जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको बोला जाता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं उसको। तो सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, इसमें दर्पण नहीं बल्कि इसमें लेंस का इस्तेमाल होता है, लेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू कि अगर आपसे सवाल कहता है कौन चीज कि सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी का बात करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी का बात करें चाहे, है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी का बात करें, है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी का बात करें चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बात करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और एक होता है आपका दूरदर्शी, 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 ठीक है। दूरदर्शी भी बाबू याद रखेंगे दो तरह का होता है, क्लास 12 में पढ़ाया, आपको पढ़ाया क्या होगा कि दूरदर्शी जिसको बोला जाता है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। तो दूरदर्शी इस सभी में है ना, याद रखेंगे लेंस का इस्तेमाल होता है, इस सभी में कौन सी होता है? लेंस। अब पूछेगा कौन सा लेंस पाया जाता है? इस तीनों में लेंस पाया जाता नहीं, कौन सा लेंस पाया जाता है बाबू? इस तीनों में पाया जाता है उत्तल लेंस। ये तीनों है ना, इस तीनों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको याद रखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी चाहे दूरदर्शी, कोई भी दूरदर्शी हो, इसमें कौन चीज पाया जाता है? इसमें दर्पण नहीं पाया जाता है बल्कि इसमें लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? तो ये इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यहाँ पे लिखा गया है अवतल लेंस, नहीं, अवतल लेंस आपका राइट आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ लिखा गया है कनकेव मिरर, नहीं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर यहाँ पे लिखा है कौन सी? उत्तल दर्पण, नहीं, उत्तल दर्पण का भी इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ लिखा गया है उत्तल लेंस, यानी डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक जो है ना किस दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब, दांतों को बड़ा प्रतिबिंब है ना देखने में करते हैं। यानी दंत चिकित्सक जो है ना, जो दांत का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर, तो वह किस दर्पण का उपयोग जो होता है, किस दर्पण का उपयोग है ना दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो याद रखिएगा बड़ा प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण बनाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ना बड़ा प्रतिबिंब, यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है बड़ा प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखा गया है बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। तो याद रखेंगे बड़ा प्रतिबिंब जो होता है ना, बड़ा प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण बनाता है, वो है आपका अवतल दर्पण। इसका मतलब ये हुआ कि दंत चिकित्सक में है ना किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दंत चिकित्सक में अवतल दर्पण का उपयोग है ना, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जो दांत का डॉक्टर होता है ना, तो दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा किस दर्पण का इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बाकी कोई भी ऐसा दर्पण नहीं है जो 12 प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जो 12 प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। बाकी कोई दर्पण नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्ष दृश्य, पक्ष दृश्य में किसका उपयोग होता है? पक्ष दृश्य दर्पण में। तो याद रखेंगे पक्ष दृश्य को अंग्रेजी में बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, है ना, यहाँ से कुछ याद रखिएगा
देखिए आपको याद रखना है कौन सी, बस आपको एक ट्रिक याद रखिएगा। तो पक्ष दृश्य का जो कहा जाता है ना, जितना भी गाड़ी होता है ना, जैसे आप बस में बैठे होंगे, ठीक है, तो बस में जहाँ ड्राइवर होता है ना, तो वहां पे एक छोटा सा दर्पण लगा होता है, छोटा सा, ठीक है, उसी दर्पण को कहा जाता है पक्ष दृश्य दर्पण। तो जितना भी ड्राइवर होता है ना, उस दर्पण का जो प्रयोग करता है ना, वो गाड़ी में जो यात्री पीछे बैठा हुआ है उसका है ना हरकत को क्या कर रहा है ना, उसको हरकत को देखने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर आपको पक्ष दृश्य का बात करता है, पक्ष दृश्य, पक्ष दृश्य में बात करके कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, या अगर आपको बात करता है गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर में भी बात करता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में है ना किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में बात करें चाहे पक्ष दृश्य में बात करें, ठीक है, तो इस सभी में हमेशा याद रखेंगे जो इस्तेमाल होता है ना। अच्छा एक और याद रखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट है ना, अंधा मोड़, एक होता है अंधा मोड़, ठीक है, अंधा मोड़, ठीक है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है ना, पहाड़ी इलाका, तो दुर्घटना से बचने के लिए क्या किया जाता है, उस पहाड़ी इलाका पे है ना, यानी पहाड़ी पर जो रास्ता होता है, तो दुर्घटना से बचने के लिए वहां पे एक दर्पण लगाया जाता है ताकि जो गाड़ी आ रही है उसके प्रतिबिंब को देखा जा सके। तो अंधा मोड़ कहे, चाहे पक्ष दृश्य कहे, चाहे साइड मिरर कहे, क्या चाहे एटीएम मशीन कहे, है ना, एटीएम में भी पूछता है कि एटीएम मशीन में, चाहे है ना प्लेटफॉर्म पे बात करें, है ना, कि मेट्रो प्लेटफॉर्म पर बात करता है, मेट्रो प्लेटफॉर्म, मेट्रो प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो मेट्रो प्लेटफॉर्म पे कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, पक्ष दृश्य का है, साइड मिरर का है, अंधा मोड़ का है, एटीएम मशीन का है, चाहे मेट्रो प्लेटफॉर्म का है। अब ये सभी में है ना, याद रखेंगे उत्तल दर्पण पाया जाता है। ये सभी में कौन सा दर्पण पाया जाता है, उत्तल दर्पण। ये सभी में बाबू उत्तल दर्पण पाया जाता है, ठीक है, ये सभी में उत्तल दर्पण पाया जाता है, ठीक है। या आप मॉल में भी जाते होंगे, चाहे कपड़ा दुकान में भी जाते होंगे, तो कपड़ा दुकान में भी है ना हमेशा उत्तल दर्पण ही लगा होता है, ठीक है, चाहे मॉल में भी है ना हमेशा उत्तल दर्पण में ही का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल था पक्ष दृश्य में किसका उपयोग होता है, तो पक्ष दृश्य में इस्तेमाल होता है कौन सी का, उत्तल दर्पण का, ठीक है, पक्ष दृश्य में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करें कि गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में किसका है ना किसका उपयोग होता है। तो गाड़ियों के हेडलाइट में, तो गाड़ियों के हेडलाइट में याद रखा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पढ़ाया है कि गाड़ियों के अगर साइड मिरर का बात करता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, तो साइड मिरर में वो इस्तेमाल होता है तो आपका उत्तल दर्पण, लेकिन गाड़ियों के हेडलाइट में जो इस्तेमाल होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में है ना, ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो गाड़ियों के हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों के साइड मिरर में, देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो अभी बताया है मैंने कि गाड़ियों के साइड मिरर में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है, गाड़ियों के ना साइड मिरर में प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है गाड़ियों का अग्रदीप। बाबू याद रखेंगे अग्रदीप को ही ना हेडलाइट कहा जाता है। जो गाड़ी का आगे जो होता है ना अग्रदीप, है ना, जो जो बल्ब लगा होता है उसको अग्रदीप कहा जाता है। तो गाड़ियों का अग्रदीप, अग्रदीप को ही हेडलाइट कहते हैं। तो गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो गाड़ियों के हेडलाइट में भी यानी अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो बाबू अगर हम फोकस दूरी के बारे में बात करें तो सारा फोकस दूरी एक साथ बता रहे हैं। अगर हम आपको फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी, ठीक है, तो फोकस दूरी की बात करें तो पहला तो हम बात करेंगे फोकस दूरी समतल दर्पण का, ठीक है, समतल दर्पण का, समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा हम बात करेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, और तीसरा हम बात करेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी फोकस दूरी का हम बात करें तो समतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। याद रखेंगे समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ना बाबू, ये अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, यानी प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना वो इन्फिनिटी होता है। और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है बाबू ये नेगेटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। और
उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे फोकस दूरी में आपको कौन सी बात याद रखना है। पहला समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, औसत दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, तो बाबू समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ना क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो अभी अभी मैंने पढ़ाया है कि है ना किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण का देखिए, समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ना, यानी इसका समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है सर ये अनंत होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ना, सॉरी औसत दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ये नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है बाबू ये पॉजिटिव होता है। तो सवाल था कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो बाबू ये होता है आपका सी। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर वही देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया किस दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है। किस दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया है कि दाढ़ी बनाने का बात करें, हजामत बनाने का बात करें, ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है ना वह दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा, प्रकाश वर्ष के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बाबू अगर हम आपसे बात करें ना प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष अंग्रेजी में बाबू इसको बोलते हैं लाइट ईयर, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट ईयर। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि प्रकाश को एक वर्ष में, प्रकाश जो है ना एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसी को बोला जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश को है ना, प्रकाश जो है ना एक वर्ष में है ना जितना दूरी तय करता है ना पृथ्वी तक आने में, ठीक है, तो उस दूरी को ही कहा जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो सर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और याद रखेंगे एक प्रकाश वर्ष पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से दो बात याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष अगर हम बात करें कि एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है, तो अगर हम आपसे पूछे मीटर में, तो मीटर में बात करें ना तो होता है 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर, 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। और अगर किलोमीटर में बात करें तो 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो सर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है, तो अगर किलोमीटर में पूछेगा तो पावर 12 याद रखेंगे और अगर मीटर में पूछेगा तो पावर 15 याद रखेंगे। अब इस प्रश्न के हिसाब से है कि प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, समय का नहीं होता है, ऊर्जा का नहीं होता है, बल्कि ये मात्रक होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष, अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि एक प्रकाश वर्ष पूछता है कितना के बराबर होता है। तो एक प्रकाश बात करें तो अगर किलोमीटर में बात करेगा तो 10 का पावर 12, लेकिन अगर मीटर में बात करेगा तो 10 का पावर 15। तो यहाँ देखो 10 का पावर 15 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में किलोमीटर है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो 10 का पावर 12 है, लेकिन यहाँ मीटर में है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होता है 10 का पावर 12 होगा और कौन से होगा, किलोमीटर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी आपको याद रखना है, सुन लीजिए फिर से बोलना है, कितना होता है तो 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर। और अगर मीटर में बात करें तो 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किलोमीटर में 12 याद रखेंगे और मीटर में आपको 10 का पावर 15 याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ कंसेप्ट समझिए। ठीक है बाबू, प्रतिबिंब दो तरह का होता है। प्रतिबिंब जो है ना बाबू दो तरह का होता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो होगा दो तरह का होगा। प्रतिबिंब जो होता है ना ये दो तरह का होता है, यानी इमेज का हम बात करें तो इमेज दो तरह का होता है। एक होता है बाबू वास्तविक प्रतिबिंब,
एक होता है आपका वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक, ठीक है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, है ना, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो बाबू याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना ये उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है उल्टा, और काल्पनिक चाहे आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना ये सीधा होता है, ठीक है, ये सीधा होता है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो बाबू इसको रियल इमेज कहते हैं, रियल, इसको रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है तो उल्टा होता है, यानी ये आपका इन्वर्टेड होगा, ये आपका क्या हो जाएगा इन्वर्टेड। काल्पनिक को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है, और आभासी का अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल, आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है, आभासी को हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। कीड़ा उड़ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कीड़ा उड़ने की वजह से थोड़ा लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज ये कैसा होता है सीधा होता है, तो सीधा को अंग्रेजी में बोलते हैं, सीधा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं, एक सेकेंड, सीधा को हम बोलेंगे इरेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब चाहे आभासी प्रतिबिंब जो होता है सीधा प्रतिबिंब होता है। तो क्वेश्चन था काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होता है, क्या होता है सीधा, ये आपका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो याद रखेंगे अभी मैंने आपका कंसेप्ट बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये उल्टा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा वास्तविक, यहाँ से कुछ एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, साथ में ही बता देते हैं आपको। देखिए वास्तविक कहे, ठीक है, वास्तविक कहे, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब कहे, है ना, या आपको उल्टा कहे, ठीक है, वास्तविक कहे चाहे उल्टा कहे, ठीक है, वास्तविक कहे चाहे उल्टा कहे। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसका आवर्धन जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है, आवर्धन को हम बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, वास्तविक प्रतिबिंब का होता है उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब चाहे उल्टा प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है, आवर्धन वो नेगेटिव होता है, वो क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। और वही अगर आप बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब का, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब का बात करें तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है सीधा, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है सीधा, ठीक है, सीधा हुआ। तो आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये क्या होता है पॉजिटिव, है ना, याद रखेंगे। यानी जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसका आवर्धन जो होता है नेगेटिव होता है, और आभासी प्रतिबिंब का होता है सीधा होता है और इसका आवर्धन का होता है पॉजिटिव होता है। तो सवाल था वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बीम का है ना, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, अभी देखिए क्वेश्चन सेम वही आ गया, क्वेश्चन दे दिया आवर्धन का, यदि किसी बीम का आवर्धन का है ऋणात्मक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, क्या हो क्या, तो सेकेंड इतना ना कीड़ा यहाँ पे उड़ता है ना कि थोड़ा दिक्कत हो जाता है रात शाम में पहनने में, ठीक है। तो सवाल है यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसमें सवाल में कहा है आवर्धन, देखिए यहाँ लिखा है आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, आवर्धन उसने बोला है ऋणात्मक है। अगर प्रश्न बोला है आवर्धन नेगेटिव है
तो याद रखना है, अगर आवर्धन नेगेटिव होगा ना तो उसका जो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है ना वह 100% वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा होगा, यानी अगर किसी का आवर्धन नेगेटिव है तो बाबू याद रखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट का बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है, देखिए धनात्मक लिख दिया, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है धनात्मक, यहाँ पे आपको लिखा है धनात्मक। ठीक है, तो अगर धनात्मक है तो अगर प्रतिबिंब का प्रकृति धनात्मक है, ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन था, एक सेकेंड, कीड़ा उड़ रहा है बहुत ज्यादा। तो कीड़ा उड़ने की वजह से थोड़ा पढ़ाने में हमको ना दिक्कत हो रहा है, शाम में बहुत ज़्यादा कीड़ा उड़ने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन है यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो, धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। तो बच्चों याद रखें यहाँ पे लिखा है धनात्मक। अगर धनात्मक है तो याद रखेंगे अगर आवर्धन धनात्मक होगा ना तो प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी या काल्पनिक होगा, और जो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होगा तो उसका वो सीधा भी होता है। ठीक है, वो क्या होगा आपका सीधा भी होगा। इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन में दिया है वास्तविक और उल्टा नहीं, वास्तविक और उल्टा नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक और सीधा ये भी नहीं होगा, आभासी और सीधा, हाँ आभासी और सीधा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आभासी और सीधा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी आवर्धन अगर क्या हो, आवर्धन अगर पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब का प्रकृति जो होता है आभासी और सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु जो है ना वस्तु किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए हमेशा छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मैंने है ना आते ही यही कंसेप्ट पढ़ाया था कि सबसे छोटा प्रतिबिंब हमेशा एक ही ऐसा दर्पण है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वो है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण, तो याद रखें यहाँ पे लिखा गया है कौन सा दर्पण है, इन विच मिरर ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। कौन ऐसा है ना दर्पण है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण बनाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। नेक्स्ट, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो होता है ना ये अवतल दर्पण ही बनाता है। ठीक, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण ही बनाता है और कोई दर्पण नहीं बनाता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो होता है ना कौन बनाता है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण ही बनाता है। ठीक है, वो अवतल यानी एक ही ऐसा तो दर्पण है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो है अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें कि किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब जो है ना वो आपको समतल दर्पण भी बनाता है, ये हमेशा सीधे बनाएगा, और उत्तल दर्पण भी हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो सीधा प्रतिबिंब कौन कौन बनाता है, सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण भी बनाता है। और ऑप्शन में यहाँ पे लिखा भी है ए और सी। यहाँ ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए और सी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और सी। ए और सी इसलिए होगा क्योंकि समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, हाँ पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये भी कहा सकते हैं। और उत्तल दर्पण जो है ना हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है ए और सी, इसलिए आपको समतल दर्पण का भी प्राथमिकता देना पड़ेगा क्योंकि समतल दर्पण क्या है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। ये आपको शुरू में बताया गया है कि अगर अभिसारी दर्पण पूछा जाता है तो अभिसारी दर्पण जो है ना ये अवतल दर्पण को कहा जाता है। अभिसारी दर्पण आपको अवतल दर्पण को कहा जाता है। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण जो है अवतल दर्पण को कहा जाता है। यानी अवतल दर्पण कौन सी है, बी में है।
बी से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। नेक्स्ट कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे, अगर मैंने आपको पिछला भी क्लास में पढ़ाया था आपको कंसेप्ट कि अगर हम बात करें तो दर्पण सूत्र में याद रखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और वही बात करें 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी याद रखेंगे दर्पण सूत्र में होता है ना ये प्लस होता है, सब प्लस में होता है। दर्पण सूत्र में क्या होता है, प्लस का चिन्ह होगा, और लेंस यानी ये आपका दर्पण का सूत्र है, ये आपका क्या है दर्पण, दर्पण का सूत्र है, ये आपका दर्पण का सूत्र है, और ये आपका लेंस का सूत्र है, ये आपका लेंस का सूत्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों कि दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण का सूत्र में क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों है ना, इतना ही मैंने आपको आज क्वेश्चन दिया था, है ना, तो थोड़ा मुझे पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा था, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, है ना। तो अगर आपको फिर भी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना, अगर आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो एक 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, है ना, और कंसेप्ट को क्या करें आप क्लियर करें। ठीक है, और अच्छा है कि आप मेरे जो मैंने पढ़ाया होगा, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाया होगा, चाहे जो मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट होगा, जो भी आपको नोट्स पढ़ाया गया हो उसको 2 से 3 बार देखें। ठीक है, एंड उसको 2 से 3 बार आप पढ़ के अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत बेहतर क्या होगा समझ में आएगा, यानी आपको हर कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। और बच्चों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, ये सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है ना 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे तो आज में आप उस क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ये सभी क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग है ना कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो अभी तो मुझे और पढ़ाना था, कंसेप्ट भी बताना था, लेकिन बहुत ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है, बरसात हुआ है, तो बरसात में होने की वजह से यहाँ आसपास जो है थोड़ा पानी लग जाता है, जिस वजह से कीड़ा है ना उड़ने लगता है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है, जिस वजह से बोर्ड पे क्या हो रहा है पढ़ाने में हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो एनीवे है ना, आप इस वीडियो को क्या करें है ना 2 से 3 बार देखें और कंसेप्ट को क्या करें क्लियर भी करें। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे आपको, है ना, इसी समय में, क्योंकि मेरा आप जानते करते हैं हम दिन भर मेरा क्लास रहता है, शाम में थोड़ा हमको समय मिलता है तो आपके लिए क्या करते हैं एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।